सुहाग रात और बंद दरवाजे के पीछे का सच। खुशियों को लगी नज़र। हमारे घर में खुशियों का माहौल था। मेरे बड़े भाई आर्यन शहर के जाने माने आर्किटेक्ट थे। देखने में बेहद सुंदर, स्वभाव में शांत और काम में माहिर। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी को आर्यन जैसा पति मिले। जब आर्यन की शादी तय हुई तो पूरा मोहल्ला हमारी किस्मत की तारीफ कर रहा था। लड़की का नाम सुमन था। सुमन एक बहुत ही संस्कारी और पढ़े लिखे परिवार से थी। दोनों की जोड़ी ऐसी लगती थी जैसे राम और सीता की जोड़ी हो। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मैं समीर, आर्यन का छोटा भाई, हर काम में आगे था। घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पापा को गर्व था कि उनके बेटे का घर बसने जा रहा है। बारात बहुत धूमधाम से निकली। दोस्तों ने डांस किया, रिश्तेदारों ने जश्न मनाया। सब कुछ किसी फिल्मी शादी जैसा परफेक्ट लग रहा था। विदाई के बाद जब सुमन भाभी घर आईं तो गृह प्रवेश की रस्में हुईं। भाभी बहुत खुश लग रही थीं, थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। रात के करीब 11 बजे जब रस्में खत्म हुई तो हमने आर्यन भैया और सुमन भाभी को उनके कमरे में भेजा। कमरे को गुलाब के फूलों और मोगरे की खुशबू से महकाया गया था। माँ ने भाभी को दूध का ग्लास थमाया और आशीर्वाद देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हम सब थक चुके थे, मेहमान जा चुके थे और घर में एक अजीब सी शांति थी। मैं और माँ हॉल में बैठकर शादी की बातें कर रहे थे। पापा अपने कमरे में सोने चले गए थे। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। सब कुछ सामान्य था। हमें लगा कि अब भैया की जिंदगी सेट हो गई है। लेकिन तभी ठीक 12:15 पर ऊपर वाले कमरे से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने हमारे खून को जमा दिया। वो चीख सुमन भाभी की थी। ऐसी चीख मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। उसमें दर्द कम और खौफ ज्यादा था। नहीं, दूर रहो मुझसे, बचाओ। मैं और माँ नंगे पैर सीढ़ियों की तरफ भागे। हम दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। भैया, भैया दरवाजा खोलो, क्या हुआ? मैंने चिल्लाया। अंदर से चीजों के टूटने की आवाजें आ रही थीं। कांच टूटने की आवाज, किसी भारी चीज के गिरने की आवाज और भाभी के लगातार रोने और चीखने की आवाजें। मुझे जाने दो, तुम इंसान नहीं हो। करीब 5 मिनट की मशक्कत के बाद दरवाजा खुला। सामने का मंजर देखकर माँ गश खाकर गिरने ही वाली थी। सुमन भाभी के बाल बिखरे हुए थे, उनकी साड़ी फटी हुई थी और वो पसीने से तरबतर थीं। उनकी आंखों में मौत का खौफ था। उन्होंने आर्यन भैया की तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे दौड़कर मेरे पास आईं। मुझे घर जाना है, अभी, इसी वक्त, वो कांपते हुए बोली। अरे बेटा, हुआ क्या? आर्यन ने कुछ कहा क्या? माँ ने रोते हुए पूछा। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, आपका बेटा पागल है। वो किसी और से बातें करता है। इस कमरे में हम दोनों अकेले नहीं थे। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में सिर्फ भैया और भाभी थे। भैया बिस्तर के कोने पर सिर झुकाकर बैठे थे। वो बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमन भाभी ने उसी रात अपने पिता को फोन किया और सुबह होने से पहले ही वो अपने मायके चली गई। जाते जाते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस घर के लोग शापित हैं। बदनामी का अंधेरा। सुमन के जाने के बाद हमारे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता आर्यन नामर्द है तो कोई कहता कि आर्यन पागल है। कुछ लोगों ने तो ये अफवाह भी फैला दी कि हमारे घर में भूत प्रेत का साया है। आर्यन भैया बिल्कुल चुप हो गए थे। जब मैंने उनसे पूछा, भैया उस रात हुआ क्या, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से मेरी आंखों में देखकर कहा, समीर, मुझे सच में नहीं पता। मैं तो बस सो रहा था। अचानक सुमन चिल्लाने लगी। मुझे लगा शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। मैंने उसे छूने की कोशिश की तो वो और डर गई। भैया की बातें सुनकर लगता था कि वो सच बोल रहे हैं। उनकी आंखों में कोई छल नहीं था। लेकिन सुमन का वो खौफ भी झूठा नहीं हो सकता था। आखिर एक नई नवेली दुल्हन अपनी सुहाग रात पर यूं ही घर छोड़कर नहीं भागती। वक्त बीतता गया, 1 साल निकल गया। माँ की जिद और घर की खोई इज्जत वापस लाने के लिए हमने आर्यन की दूसरी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। इस बार ये बहुत मुश्किल था। हमारी बदनामी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन फिर हमें रिया का रिश्ता मिला। रिया एक अनाथ लड़की थी। वो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। वो बहुत बोल्ड और निडर स्वभाव की थी। हमने रिया और उसके परिवार को सब कुछ सच बता दिया कि पहली शादी टूट चुकी है। रिया ने कहा, मुझे पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आर्यन से मिली हूँ, वो मुझे बहुत सुलझे हुए इंसान लगे। हमें लगा कि शायद भगवान ने हमारी सुन ली है।
रिया जैसी समझदार लड़की ही इस घर को संभाल सकती है। इतिहास खुद को दोहराता है। इस बार शादी बहुत सादे तरीके से हुई। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस कोर्ट मैरिज और फिर मंदिर में फेरे। घर आई, वो बहुत खुश थी। उसने माँ से कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, सुमन शायद लहम की शिकार थी, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। रात हुई, वही कमरा, वही माहौल, बस दुल्हन बदल गई थी। मैं और माँ इस बार ज्यादा डरे हुए थे। हम जानबूझकर हॉल में ही बैठे रहे, सोने की हिम्मत नहीं हुई। रात के 1 बज चुके थे, सब कुछ शांत था। माँ ने राहत की सांस ली। चलो शायद सब ठीक है, माँ ने धीरे से कहा। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी धड़ाम, दरवाजे पर किसी चीज के फेंके जाने की आवाज आई और फिर रिया की चीख गूंज उठी। कौन है वहां, सामने आओ, रिया चिल्ला रही थी। हम फिर दौड़कर ऊपर गए। इस बार दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बल्कि खुला हुआ था। रिया कमरे के बाहर गैलरी में खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल था। क्या हुआ रिया, मैंने पूछा। रिया ने उंगली से कमरे के अंदर इशारा किया। अंदर देखो, तुम्हारा भाई, वो किससे बात कर रहा है। हमने अंदर झांका। आर्यन भैया बिस्तर पर बैठे थे, हवा में हाथ हिला रहे थे, जैसे किसी के बाल संवार रहे हों। वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। सो जाओ अब, वो चली गई है, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। माँ ने आर्यन को हिलाया। आर्यन किससे बात कर रहा है। आर्यन अचानक चौंक गया, जैसे नींद से जागा हो। उसने इधर उधर देखा और बोला, क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों हो, रिया बाहर क्यों खड़ी है। रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। ये नाटक कर रहा है, या तो ये मानसिक रोगी है या इस पर कोई साया है। थोड़ी देर पहले ये किसी छाया नाम की औरत से बात कर रहा था। ये कह रहा था, छाया तुम नाराज मत हो, ये लड़की सिर्फ दिखावे के लिए है, मेरी असली पत्नी तुम हो। जब मैंने पूछा कि छाया कौन है, तो इसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मुझे जान से मार देगा। रिया ने भी उसी वक्त अपना सामान उठाया। वो सुमन जैसी कमजोर नहीं थी, वो गुस्से में थी। मैं अपनी जिंदगी एक पागल के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। इसे डॉक्टर के पास ले जाओ या किसी ओझा के पास, मैं जा रही हूं। रिया भी चली गई। रहस्य की गहराई। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। 2 शादियां, 2 बर्बाद जिंदगियां। माँ डिप्रेशन में चली गई थी। पापा को हार्ट अटैक आया और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। आर्यन भैया अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। वो दिन रात अंधेरे में बैठे रहते। पड़ोसियों ने हमारे घर के सामने से गुजरना बंद कर दिया था। लोग कहते उस घर में डायन का वास है, जो नई बहुओं को भगा देती है। लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। मैं जानता था कि आर्यन भैया को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो सामान्य भी नहीं है। मुझे इस रहस्य की तह तक जाना ही था। मैंने ठान लिया कि आज रात में पता लगाकर रहूंगा कि उस बंद कमरे में आखिर होता क्या है। मैंने एक योजना बनाई। मैंने माँ को झूठ बोला कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, लेकिन असल में मैं शाम को चुपके से आर्यन भैया के कमरे में घुस गया। उनके कमरे में एक पुराना बड़ा सा संदूक, बॉक्स और उसके ऊपर अलमारी बनी थी, जिसके ऊपर एक लॉफ्ट, छज्जा था। मैं उस लॉफ्ट पर चढ़ गया और वहां रखे पुराने गद्दों के पीछे छुप गया। वहां से पूरा कमरा साफ दिखाई दे रहा था। रात के 9 बजे आर्यन भैया कमरे में आए। उन्होंने खाना नहीं खाया था। वो बहुत थके हुए और उदास लग रहे थे। उन्होंने लाइट बंद की और सिर्फ एक 0 वॉट का बल्ब जलने दिया। वो बिस्तर पर लेट गए। करीब 2 घंटे तक सब शांत था। मुझे भी नींद आने लगी थी। मुझे लगा शायद आज कुछ नहीं होगा, शायद वो सब दुल्हनों के होने पर ही होता है। लेकिन तभी घड़ी में 12:30 पर कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मुझे ठंड लगने लगी। आर्यन भैया बिस्तर पर उठकर बैठ गए। उनकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब वैसे नहीं बैठे थे जैसे मेरा भाई बैठता था। उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी और चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। वो बिस्तर से उतरे और कमरे के कोने में रखे उस बड़े आदमकद आईने, फुल लेंथ मिरर के पास गए। उन्होंने आईने में देखा और बोले, तुम आ गई। मैंने कहा था ना, वे लोग मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। मैं अपनी सांसें रोके ये सब देख रहा था। कमरे में कोई नहीं था। वो अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे थे। लेकिन डरावनी बात ये थी कि वो अपनी आवाज बदल रहे थे। कभी वो अपनी भारी आवाज में बोलते और कभी एक लड़की की पतली और सुरीली आवाज में जवाब देते। आर्यन लड़की की आवाज में, आज माँ बहुत रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आर्यन लड़की की आवाज में, रोने दो उसे, उसे नहीं पता कि हमारा प्यार कितना गहरा है। तुम दूसरी शादी क्यों करते हो आर्यन, मुझे तकलीफ होती है।
आर्यन, मैं शादी नहीं करना चाहता। छाया, वे मुझे मजबूर करते हैं। छाया, ये नाम मैंने पहले भी सुना है, लेकिन कहाँ? मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। बचपन की धुंधली यादें ताज़ा होने लगी। तभी आर्यन भैया ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी चीख निकलती निकलती रह गई। वो अलमारी की तरफ बढ़े और उसके नीचे वाले दराज से एक लाल रंग की चुनरी और कुछ पुरानी चूड़ियां निकाली। उन्होंने वो चुनरी ओढ़ ली। चूड़ियां अपनी कलाई में पहनने की कोशिश करने लगे, जो उनके हाथों में फंस रही थी, जिससे उनकी कलाई छिल रही थी और खून निकल रहा था, लेकिन उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं था। वो आईने के सामने एक औरत की तरह लचक कर चलने लगे। देखो आर्यन, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। क्या वो सुमन या रिया मुझसे ज्यादा सुंदर थी? नहीं ना? अब मुझे समझ आ रहा था, ये कोई भूत नहीं था, ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी दोहरे व्यक्तित्व की बीमारी थी। भैया के अंदर ही एक और इंसान जी रहा था।